अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। इसराइल की जानिब से ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्ज़ाम, अमरीका और यूरोपीय यूनियन का मुतज़ाद रद्द-ए-अमल, और क्या नए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ सऊदी अरब की जानिब अमरीका का रवैया बदल रहे हैं। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। माहरीन और सफारतकारों का कहना है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर के रोज़ जो सबूत पेश किए उनमें से ज़्यादातर नए नहीं बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे से, जिसे सदर ट्रंप ख़राब तरीन मुआहदा करार दे चुके हैं और ये तस्दीक करने से भी इनकार कर चुके हैं कि ईरान इसकी पासदारी कर रहा है। अब इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने 55,000 ऐसी दस्तावेज हासिल की हैं जिनसे जाहिर होता है कि ईरान इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बना रहा है। नदीम याकूब इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, यूरोपीय मुल्कों ने तो इन दस्तावेज को मुस्तरद कर दिया है, ट्रंप इंतजामिया का क्या रद्द-ए-अमल है? सारा वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा है कि इसराइल ने जो मालूमात रिलीज़ की है वाइट हाउस को उसके बारे में इल्म है और अमेरिका जो है वो इस मालूमात का जायज़ा ले रहा है। ताहम जो वज़ीर ख़ारिजा है माइक पॉम्पेओ, उन्होंने मशरिक़ वस्ता के दौरे से वापसी पर अपने जहाज़ में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए इस बारे में डिटेल में बात की और उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम है इन दस्तावेज़ात के बारे में और अभी जब इसराइली हुकाम के साथ मेरी मुलाकात हुई तो इस बारे में बात भी हुई। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेज़ात से साबित होता है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कुछ जो दस्तावेज़ात हैं वो पहले से हमें उनका इल्म था, हज़ारों जो हैं वो नए हैं और अभी हम उनका जायज़ा ले रहे हैं। बकौल उनके उन्होंने कहा मुझे मालूम है कुछ लोग इन दस्तावेज़ात के मुस्तनिद होने के बारे में सवालात उठा रहे हैं। मैं आपके लिए इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये असली और मुस्तनिद हैं। इस बारे में ये जो डेवलपमेंट है इसराइल ने जो रिलीज़ किए हैं उस हवाले से जो रिएक्शन है यहाँ पर, उस बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। माहरीन और सफारतकारों का कहना है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर के रोज़ जो सबूत पेश किए उनमें से ज़्यादातर नए नहीं बल्कि सन 2015 में जौहरी मुआहदे से पहले के हैं। ईरान ने इसराइली रहनुमा की जानिब से मालूमात पेश करने को मज़हका खेज़ करार दिया है और उनका तमस्खुर उड़ाने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्विटर का सहारा लिया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ज़्यादातर खुफिया मालूमात पहले से मौजूद मालूमात से मिलती जुलती है, मगर कुछ तेहरान की सरगर्मियों पर नई रोशनी डालती हैं, जैसे कि शहाब बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी जो एटमी हथियार ले जाने के काबिल हो। वो आराम से नहीं बैठे हुए, वो लोग मिसाइल छोड़ रहे हैं और जो वो कहते हैं कि सिर्फ टेलीविजन पर दिखाने के लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बात सिर्फ इतनी ही है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल है कि उन्हें मालूम है और हम 12 मई या इससे पहले कोई फैसला कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक हकीकी मुआहदा नहीं करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने सन 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे में तब्दीलियां लाने के लिए अपने इत्तेहादियों को 12 मई तक का वक्त दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका इस मुआहदे से अलग हो जाएगा और ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगा देगा। रिपोर्ट आपने देखी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ओहदा संभालते ही माइक पॉम्पेओ ने नेटो के इजलास में सबसे पहले शिरकत की और फिर मशरिक़ वस्ता का दौरा किया, जहां उनका पहला पड़ाव था सऊदी अरब, उसके बाद इसराइल और आखिर में उर्दन। सऊदी अरब के दौरे में उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फिर सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकातें की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब के लिए माइक पॉम्पेओ का पैगाम था कि बस बहुत हो गया, कतर का बॉयकॉट अब ख़त्म करें। अमेरिका यमन में अमन चाहता है तो सऊदी क़यादत में जारी लड़ाई भी ख़त्म की जाए और तवज्जो ईरान के असर और रसूख को कम करने पर मरकूज़ करें। यमन की जंग में सऊदी अरब की हिमायत करने के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में आवाज़ें बुलंद होती रही हैं, लेकिन अब अमरीकी इंतज़ामिया ने खुलकर सऊदी अरब को ये जंग ख़त्म करने का पैगाम भी दिया है। और अगरचे साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन सऊदी अरब की जानिब से कतर के बॉयकॉट के खिलाफ थे, लेकिन वो सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली ना ला सके क्योंकि सदर ट्रंप सऊदी अरब के इस इक़दाम के हामी थे।
तो क्या अब माइक पॉम्पेओ सऊदी अरब की जानिब अमेरिका के रवैये में सख्ती ला रहे हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी खारिजा पॉलिसी के माहिर प्रोफेसर मुक़्तदर खान से। प्रोफेसर आप वेलकम टू व्यू 360। हम देखते रहे पिछले एक साल के दौरान सऊदी अरब के साथ बहुत गर्मजोशी की और उसकी बहुत हिमायत की पॉलिसी पे सदर ट्रंप कारबंद नजर आए। क्या अब माइक पॉम्पेओ उसे बदल रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो एक कि तवज्जो वापस ईरान पे आ गया है और बहुत इजराइल और सऊदी अरब भी चाह रहे हैं कि ये जो JCPOA है उसको कैंसिल कर दे, ईरान पे ज़्यादा दबाव डाले और ईरान की जो जियोपॉलिटिकल गेन्स है सीरिया में और इराक़ में उसको फोर्स करके ईरान को विड्रॉ करवा दें। लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए कि गल्फ़ में यूनिटी हो, क़तर और सऊदी अरेबिया के बीच में जो दरारें पड़ गई हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो एक किस्म से कि सदर ओबामा के जो सेकंड टर्म में सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो ख़राब हो गए थे वो तो काफ़ी सुधर गए हैं, अब हथियार भी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। लेकिन थोड़ा बहुत इख्तिलाफ ज़रूर है, ख़ास तौर से क़तर के मसले पर। और दूसरा एक ये कि जहाँ तक कि आईसिस का सवाल है, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क लीड लें ताकि ग्राउंड पे ख़ास तौर से सीरिया में आईसिस को वो लोग कन्फर्ट करें। अमेरिका और सऊदी अरब की जो खारजा पॉलिसी है वो मज़ीद अलाइन हो एक दूसरे के साथ आपस में। लेकिन जब हम सऊदी अरब के रेफरेंस से अगर देखें तो यमन और कतर दोनों ही जगह इस वक्त सऊदी अरब जो कर रहा है उसकी पॉलिसीज़ के पीछे भी बहुत हद तक यही वजह कार फरमा है कि वो ईरान के असर रसूख का मुकाबला करना चाहता है। तो अगर अमेरिका उसको ये पॉलिसी बदलने को कहता है कि ठीक है आप कतर के साथ भी हालात बेहतर कर लें, ईरान के इन्फ्लुएंस से वहाँ ना परेशान हो, और दूसरी तरफ आप यमन में भी अब अमन कायम करें क्योंकि वहाँ पर भी हम जानते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस है, तो जब सऊदी अरब को ये दो बड़े एंगल्स पे अपनी पॉलिसी बदलने के लिए कहा जा रहा है तो ख़ुद अमेरिका क्या रोल देखता है सऊदी अरब का कि वो किस तरह से ईरान के असर रसूख को फिर कम करने में मदद दे सकता है? देखिए, अमेरिका की खुद पॉलिसी मिडल ईस्ट में जो अब है फिल वक्त वो उतनी क्लियर नहीं है, कोई प्रिंसिपल उसको गाइड नहीं कर रहा है। जहाँ पे लॉबीज़ का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे वो उस तरफ मुड़ जा रहे हैं। ये जो क़तर का आपने नुक्ता बताया ये बिल्कुल सही है कि ईरान का जो के साथ जो ताल्लुकात है क़तर के, इस वजह से सऊदी अरेबिया उसे बाइकआउट कर रहा है। लेकिन क़तर ने पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारा इन्फ्लुएंस अमेरिका में यूज़ किया है लॉबीज़ का। उन्होंने रिपब्लिकन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए और क़तर के शेख खुद यहाँ आए और ट्रंप से मिले। इसलिए भी उस पॉलिसी और उस लॉबिंग का असर होकर अमेरिका चाह रहा है कि क़तर के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन अल्टीमेटली जो मिडल ईस्ट में जो इस करंट रिजीम का फोकस है वो वही है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में था कि वो एक्सिस ऑफ ईविल, उस ज़माने में 3 मुल्क थे एक्सिस ऑफ ईविल में, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक़। और अब भी इस टर्म में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली नॉर्थ कोरिया और ईरान पे फोकस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसलिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ईरान के पास यकीनन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है इसलिए उस पर दबाव डाला जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं। ऑलराइट, डॉक्टर मुक़्तदर खान हमारे साथ थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी से, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त वहाँ हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून वकील और इंसानी हुकूक़ की कारकुन जलीला हैदर कोयटा प्रेस क्लब के बाहर 4 रोज़ से भूख हड़ताल पर हैं। उनका मुतालबा है कि कोयटा में आबाद अक़लियतों को दहशतगर्दी का निशाना बनने से बचाया जाए और जब तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे मुलाकात नहीं करेंगे वो भूख हड़ताल जारी रखेंगी। कोयटा में अप्रैल के दौरान टारगेट किलिंग के नतीजे में कम से कम 6 हज़ारा और 6 मसीही हलाक हुए। ये बरादरियाँ कानून नाफिज करने वालों से क्या चाहती हैं, बता रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी। बलूचिस्तान में फ़िरका वाराना वाक़ियात में हालिया हफ्तों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। कोयटा में अक़लियतों पर होने वाले मोहलिक हमलों में सबसे ज़्यादा हज़ारा कबीला और मसीही बिरादरी मुतासिर हुए हैं। इन वाक़ियात के ख़िलाफ़ हज़ारा कम्युनिटी की ख़वातीन ने यहाँ तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू की है। इस कैंप में 2014 में ज़ाहिरीन की बस पर बम हमले के मुतासरीन भी मौजूद हैं। इस भूख हड़ताल का आगाज़ पहले हज़ारा वकील रहनुमा जलीला हैदर ने किया और बाद में कबीले के दीगर लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गए। मैं बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कम्युनिटीज़ को कहती हूँ कि और कुछ नहीं कर सकते, ये अपील करें कि बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल बनाए जो बलूचिस्तान में जीनोसाइड है उसके लिए आवाज़ उठाए। कोयटा में गुज़श्ता साल के आखिर में चर्च पर दहशतगर्दों के एक हमले में 9 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि मसीही बिरादरी के अफराद को हदफ बनाकर कत्ल करने का सिलसिला
रवा साल अप्रैल में एक बार फिर तेज़ हुआ। मसीही मजहबी रहनुमा पास्टर साइमन बशीर हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को फराम करदा सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुतमईन नहीं हैं। जब वाक़या हुआ था उस टाइम तो सारे अदारे सरगर्म थे और बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे थे, हमने भी खुद देखा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वो सारी फुर्तियाँ, वो सारी सरगर्मियाँ कम होती गईं। ये वादा ज़रूर किया गया था कि रज़ाकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं की गई, ना बताया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने यह दावा किया है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्विस बाज़ अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई है। ताहम हुक्काम ने अभी तक ज़राए अबलाग को इन कार्रवाइयों की तफसील फराहम नहीं की। हमारी लिस्ट वगैरह मैंने वो डीजी साहब को हमने फराम कर देना, वो मीडिया के सामने तमाम जो लिस्ट होगी, कितने धमाके हुए, कितने एसपीज डीएसपीज जो भी लिस्ट है और जो इसके ज़िम्मेदार ठहरे हैं उसके खिलाफ चंद के खिलाफ इंक्वायरीज चल रही है। अक़लियतों पर हमलों के अलावा कोयटा शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पुरतशद्दुद वाक़ियात में 6 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मसाजिद के पेश इमाम समेत 12 शहरी हलाक हो गए हैं। इंसानी हकूक़ की गैर जानबदार तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोयटा में अप्रैल में होने वाले जानलेवा हमलों की मज़म्मत की है, जबकि कमीशन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इन वाक़ियात के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करे। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा। हज़ारा बरादरी के इस धरने की हिमायत में इस्लामाबाद में भी कल एहतजाज किया गया। उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली ने टारगेट किलिंग के मसले से निमटने के लिए एक करारदाद भी मंजूर की, एक कमेटी तश्कील करने के लिए। पाकिस्तान में लेकिन सिक्योरिटी, जो अक़लियतों की सिक्योरिटी है, वो किसी एक अक़लियत का मसला नहीं है। हज़ारा और मसीहों के अलावा अहमदी कम्यूनिटी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने की शिकायत करती है। और फिर अमरीका के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में डालने की सिफारिश की है जहाँ अक़लियतों के हुकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। तो नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को दरपेश मसाइल पे आज हम बात करेंगे इंसानी हुकूक़ की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला से। ताहिरा साहिबा, वेलकम टू व्यू 360। हज़ारा हैं, मसीही हैं, अहमदी कम्यूनिटीज़ हैं, ये सब कह रही हैं कि इनके हुकूक़ की सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो बड़े बड़े हमले नहीं हो रहे, जिससे सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल मुल्क में कुछ बेहतर नज़र आती है। लेकिन क्या इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल के एतबार से ये काफ़ी है कि बड़े हमले नहीं हो रहे, छोटे हमले हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अहम मौजू है आज जो आपने छेड़ा है वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू। आपने जिक्र किया जो रिपोर्ट शाया हुई है हाल ही में वाशिंगटन DC में, तो मैं आपकी इत्तला के लिए लाई हूँ। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछली 3 दिहाइयों से इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल होती है सालाना, पिछले जो गुज़िश्ता बरस की सूरत हाल होती है, ये अभी पिछले हफ्ते ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है। और इसमें जो सूरत हाल पता चलती है अक़लियतों की, बिलखुसूस मजहबी अक़लियतों की, क्योंकि हमारे पास फ़िरका वाराना अक़लियतें हैं, नस्ली तौर पर अक़लियतें हैं, लिसानी तौर पर हैं, लेकिन जो मजहबी अक़लियतों का जो यहाँ पर सूरत हाल है वो बहुत मुस्तनद ज़राए से जो पता चलता है बेहतर नहीं हो रही। बल्कि जिस तरह से मुसलमान पाकिस्तानियों के लिए, और यहाँ मैं सुन्नी मुसलमान पाकिस्तानी जो लोग रोशन ख़याल हैं, जो तरक्की पसंद हैं, जो आज़ाद सोच रखते हैं, जो कि जमहूरियत पसंद सोच रखते हैं, औरतों की और अक़लियतों की और बच्चियों की और हर तरह से एक जमहूरी आज़ाद सोच रखते हैं, उन सब के लिए माहौल और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द का जो एक एनवायरनमेंट है और एटमॉस्फेयर और माहौल है, ये बेहतर नहीं हो रहा। तो आपकी रिपोर्ट से ठीक, तो HRCP की रिपोर्ट से भी यही बात सामने आई, और हम आपने जो यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है हमने उसकी भी बात की। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक़लियतों की ओवरऑल सूरत हाल की तो हम बात कर रहे हैं, और उनमें एक अक़लियत जो है वो अहमदिया कम्यूनिटी की है, जिनकी सूरत हाल बाकियों से फ़र्क है, क्योंकि आइन में उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ऐसा ऑर्डिनेंस है जो उनको एक अलग स्टेटस दे देता है। अब इलेक्शंस होने वाले हैं, और यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि अहमदिया कम्यूनिटी के लिए अलग वोटर लिस्ट बनती है, और उनका ये कहना है कि ये न सिर्फ इम्तियाजी सलूक है उनके साथ, बल्कि इसकी वजह से उन्हें मज़ीद ख़तरा लाहक हो जाता है, क्योंकि उनके नाम और उनके एड्रेसेस सामने आ जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की मुल्क, हम इस हवाले से
वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ बशीर विर्क से, तो उनका कहना था कि जो अहमदिया कम्युनिटी है वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ये अपना वोट नहीं रजिस्टर करवाते। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान के आइन में इनको एक अलग स्टेटस दे दिया गया है, तो बतौर शहरी कम अज़ कम इनकी सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए क्या इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं? इक़दामात उठाने बहुत ज़रूरी हैं, एक भी इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। मसलन अगर उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक, जो कि 1970s में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आइनी तरमीम जो की गई थी, उसको आज तक नहीं ना तब्दील किया गया ना पीछे किया गया, बल्कि उसमें और चीज़ें शामिल कर दी गई थी। जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में आपको याद है ब्लास्फेमी लॉज में बहुत तरमीम की गई थी और अहमदिया कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर तरमीम की गई थी। तो बहुत मुश्किल है कोई भी अपने आप को अहमदी होना एक पब्लिकली जाहिर करे, क्योंकि उनकी जान को खतरा, ये काफ़ी है कह देना कि मैं अहमदी हूँ कि मेरी जान को खतरा हो जाता है। कुजा ये तो कि कैसे सिक्योरिटी गारंटी की जाए? शहरी तो वो हैं, इलेक्शंस में हिस्सा ले, उनका तो जान को खतरा पड़ जाएगा। वो कैसे कैनवसिंग करेंगे, कैसे कैंपेनिंग करेंगे, कैसे उनके नाम पते आएंगे बैलेट बॉक्स के ऊपर, बहुत मुश्किल हो गया। और आपको मालूम है हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जो कि अहमदी कम्युनिटी के लिए और भी मुश्किल हो गया, बल्कि हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब ये मुझे बताइए कि अमेरिका के कमीशन बराए बैन अक़वामी मजहबी आज़ादी ने यूसरफ ने जो पाकिस्तान के बारे में सिफारिश की है कि उसको उन ममालिक की लिस्ट में डाला जाए जहाँ सूरत हाल अक़लियतों के लिए तशवीशनाक है, तो पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती हैं ये सिफारिशात और हुकूमत को इन पर कितनी तवज्जो देनी चाहिए? मैं आपके सवाल पर ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो मैं अपनी कलेक्शन में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा किताबों का दिखाना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में भी इन मामलात पर तहकीक और तदरीस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आदाद व शुमार जमा कर रहे हैं। अगर आप मुझे मुख्तसरन ये बता सकें कि हुकूमत के रिस्पांस के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है जी, हमें कोई भी दुनिया का कोई भी इदारा, अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमरीकी हुकूमत हो या कोई भी हो, डाल दे किसी लिस्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इदराक अंदर से निकल कर आना है, हमारी पार्लियामान में से निकल कर आना है। हमारी अदलिया ने 2014 में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया था, बहुत उम्दा। जून 2014 में फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब और उनके साथ उनके फाजिल जजेस जो सिर्फ वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करना होगा, लेकिन मैं आपकी बात समझती हूँ और आपने यही कहा कि रिपोर्ट्स तो आती हैं और लिस्टों में शामिल करने की बात की जाती है। इदराक पाकिस्तान में भी कम अज़ कम जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले उनको है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में और पार्लियामेंट से आवाज़ उठनी चाहिए हालात को बेहतर करने के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का, आपकी इनसाइट को हम बहुत अप्रीशिएट करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। और इंसानी हुकूक़ की बैन अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तुर्क हुकूमत की जानिब से भी मुखालिफिन पर क्रैक डाउन में अब शिद्दत आ रही है। तंजीम की नई रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में 2016 से नाफिज हंगामी सूरत हाल की वजह से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जबकि इंसानी हुकूक़ के कारकुनों को धमकियों और कैद के ज़रिए खामोश कराया जा रहा है। ताहम अंकारा का कहना है कि उसकी कार्रवाइयों का निशाना दहशतगर्द ग्रुप हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जेल से छूटने के घंटों बाद ही तुर्की के अखबार जमहूरियत के चेयरमैन ने आज़ादी सहाफ़त के हक में एक मुजाहरे में शिरकत की। उन्होंने 500 रोज़ की कैद काटी है। उन्हें और 12 दीगर सहाफ़ियों को दहशतगर्द तंजीमों की मदद के इल्ज़ाम में मुतादिद सजाएं दी गई थी। मैं फिलहाल आज़ाद हूँ, लेकिन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस एहतजाज को इंसाफ के इन महाफिजों को एक और साथी मिल गया है। हमारे साथ और लोग भी शामिल हो जाएंगे और हम एक बड़ा मजमा बन जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि तुर्की का मीडिया इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वालों में पेश है। तुर्की में बगावत की कोशिश के बाद से कम 120 मीडिया कारकुनों और सहाफ़ियों को जेल में डाला गया है। इंसदादी दहशतगर्दी के क़वानीन सहाफ़ियों को खामोश करवाने और आज़ाद सहाफ़त को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन कवानीन को 2016 की नाकाम बगावत के बाद तुर्की में हंगामी सूरत हाल के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में इन्हें 7वीं मरतबा लागू किया गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि तुर्की की सिविल सोसाइटी की अक्सरियत भी अब खामोश हो गई है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। 1 लाख से ज्यादा लोग तफ्तीश का सामना कर रहे हैं। 50,000 ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे में और 1,07,000 सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बहुत से अहलकार इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ सलाहों के पीछे हैं। 800 से ज्यादा अफराद को शाम के इलाके अफरीन में तुर्की के हालिया फौजी ऑपरेशन की मुखालफत पर हिरासत में लिया गया है। इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों को हमारी हिमायत और यकजहती की ज़रूरत है। उन्हें तुर्की पर असर रसूख रखने वाली रियासतों की मदद की ज़रूरत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पहले अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन भी तुर्की पर वहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में सख्त तनकीद कर चुके हैं। तुर्की की हुकूमत ने बारहा ये कहा है कि क्रैकडाउन का मकसद दहशतगर्द ग्रुपों को निशाना बनाना है और उन्हें जो रियासत के खिलाफ काम करते हैं। हुकूमत 2016 की नाकाम बगावत के लिए अमरीका में मुकीम आलिम फतेहुल्लाह गुलिन को मुरद इल्ज़ाम ठहराती है, ताहम गुलिन इससे इनकार करते हैं। हेनरी रिचवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। पाकिस्तान में ख़वातीन में शरह ख़वानदगी तकरीबन 45% है, जो मर्दों के मुकाबले में 14% के करीब कम है। इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में आइए देखते हैं कराची में उन ख़वातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की कोशिश जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल जाता देखकर पढ़ने लिखने का शौक़ हुआ। इल्म हासिल करना है तो उम्र को क्या देखना। कराची के इलाके गरीबाबाद की नानी अम्मा ने भी ऐसा ही कुछ किया है। घर की गुजर बसर के लिए वो कपड़े सिलाई करती हैं। वो बचपन में कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन इस वक्त बाकायदगी के साथ स्ट्रीट टू स्कूल नामी इदारे में तालीम हासिल कर रही हैं, जहां इन खवातीन को लिखने पढ़ने के काबिल बनाया जाता है जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। नवासी पढ़ते हैं ना, मुझे भी शौक हुआ, मैंने कहा मैं भी जाऊँ पढ़ने के लिए। इल्म बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा हो जाता है, मगर इल्म बूढ़ा नहीं होता। इल्म की कोई कैद नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, हस्बैंड ने इजाज़त दी। बहुत बड़ी बात है, जो बहुत से लोग इजाज़त दे देते हैं उससे नहीं देते ससुराल वाले। तो इसलिए मैं आज इस दोराहे पे खड़ी हूँ। मैं आज यहाँ पर आती हूँ, पढ़ती हूँ। माशाल्लाह से मुझे इतना पढ़ना आ गया है कि मैं किसी की मोहताज नहीं। यहाँ 15 खवातीन तालीम हासिल करने आती। ये प्रोजेक्ट हम बच्चों के लिए किया था हमने स्टार्ट, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि जब कि हम बच्चों को होमवर्क डायरीज दे रहे थे तो पेरेंट्स की सिग्नेचर नहीं होती थी। जब हमने वजह मालूम की तो माँ बाप हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कि बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चों पे भी फिर तवज्जो नहीं आ रही थी और बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे थे। देन पे हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए ऐसी क्लास का इंतज़ाम करें जिनमें इन्हीं पेरेंट्स को एक बेसिक लिटरेसी आ जाए। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी दिमाग लफ्ज़ पकड़ नहीं पाता है। यहाँ आने वाली खवातीन कहती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों की अदायगी तो अपनी हद तक कर रही थीं, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं, इसलिए अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। हालात थे, मजबूरी थी, नहीं पढ़ सके थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहन भाई ज़्यादा थे। तो अब ये शौक़ हुआ, यहाँ स्कूल खुला है तो हमने सोचा हम भी पढ़ें। और फिर बच्चों का मसला होता था पढ़ाने में, हर चीज़ में। ताला लगा के आती हूँ, घर का काम वगैरह करके छोटी बच्ची को लेके आती हूँ, बड़ी बच्ची को स्कूल भेज देती हूँ तैयार करके, शौहर को भी तैयार करके भेज देते हैं। फिर यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ से जाके फिर दोबारा काम वगैरह करना, फिर बच्ची को स्कूल से लेकर आना। अगर बच्चा है मिसाल के तौर पे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देने की ख्वाहिश ने जैसे इन खवातीन को अपनी तालीम पर तवज्जो देने का रास्ता दिखाया है, वैसे ही इनकी तालीम इनके बच्चों की कामयाब और खुशहाल जिंदगी की तरफ रहनुमाई करने में मददगार साबित होगी। ये था हमारा आज का व्यू 360। सारा सामान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।